रविवार का दिन था और सुबह के 11 बज चुके थे। लेकिन आज दोनों भाई अनुज और प्रदीप घर पर ही थे। दोनों की पत्नियां मानसी और विधि रसोई में बर्तनों को पटकती हुई काम कर रही थी, जबकि बच्चे मुंह फुलाए हुए अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। आज सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था। सब लोग रिजॉर्ट जाने वाले थे। फिर दिन भर वहां मस्ती करने का प्रोग्राम था। लेकिन जब से सुना है कि प्रदीप और अनुज की छोटी बहन वंशिका घर पर आ रही है, बस तब से घर पर सब मुंह फुलाए बैठे हैं। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर विधि रसोई में अपनी जेठानी मानसी के पास गई और उससे बोली, पूरा मूड ऑफ हो गया भाभी। अच्छा खासा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन वंशिका को भी आज ही आना था। इससे हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मानसी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी जरूर कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी ना कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है। जरूर अपना हिस्सा लेने आ रही होगी। राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना है कि वंशिका आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई जरूरी काम है उसे। पर आपकी बात सुनकर लग रहा है कि वाकई अपना हिस्सा ही लेने आ रही है। और नहीं तो क्या, आजकल तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ देती थी, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, मुंह फाड़ने लग जाती है। देख लेना, इसीलिए आ रही होगी। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी, आखिर बाबूजी खत्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यही थे। लेकिन अब तो अपना हिस्सा जरूर लेगी, मानसी ने कहा। पर एक बात समझ नहीं आई दीदी, भला उसे कैसे पता चला कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी? हमने तो ये काम बहुत ही चोरी छुपे से किया था, विधि ने कहा। लोगों से दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, जरूर किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतना चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए देवर जी और ये दोनों बहुत परेशान हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती कर रही थी। इधर दोनों भाई भी थोड़े परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन वंशिका को संभालेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही प्रदीप और अनुज के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही दुनिया से कूच कर चुकी थी। अपने पीछे वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी जमीन भी थी। उनकी एक बेटी भी थी वंशिका, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ ससुराल में खुश थी। पिता अपने अंतिम समय में वंशिका के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई ना कोई बहाना होता था, और सबसे बड़ा बहाना तो ये था कि भला ससुर की सेवा कैसे करे, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाए पिलाए। भाइयों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो पिता की सेवा करे, और हर सप्ताह घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे। आखिर अपने पिता की हालत देखकर वंशिका उन्हें अपने साथ ही ले गई थी। उसके पति और ससुर को भी इससे कोई एतराज नहीं था। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ही ले आए और वहीं से सारा क्रियाकर्म किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा ना मांग ले, इसलिए दोनों भाइयों ने कहा था कि हम अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते। खैर, वंशिका ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता के जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया, भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे, और फिर उसके पास क्या कमी है जो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। जितनी उसके पति और ससुर की कमाई थी, उसमें उसका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। उसके हर निर्णय में उसके ससुर और पति साथ थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वंशिका यहाँ मिलने चली आई? थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। देखो वंशिका, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा उसकी उम्मीद मत करना। माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का अधिकार होता है। आखिर उनके सारे कर्जे हम चुका रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या कह रहे हो भैया? पहली बात तो जहां तक मुझे याद है पापा के नाम पर कोई कर्जा नहीं था, और दूसरी बात, अगर कोई कर्जा है तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्जा चुकाने में। पर मैं अपना हिस्सा तो जरूर लूंगी। ये सुनकर तो एक पल के सबकी बोलती बंद हो गई। अरे कर्जे तो हमने चुका दिए, अब क्या फायदा? क्या हिस्सा इतना जरूरी हो गया उसके लिए अपना मायका छोड़ दोगी? कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? अब की बार मानसी ने कहा, माफ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। आप ही रखिए अपना भात, मैं अपने भात का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। वंशिका ने पलटकर जवाब दिया। हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीियों के सामने हो गई। छोटे भाई ने कहा, भैया मुझ में लालच भरा हुआ है ये आप कह रहे हो? वो लोग जो झूठे दस्तावेजों पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं? कितने शर्म की बात है। अचानक वंशिका ने कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई। इतने में अनुज ने हकलाकर कहा,
क्या 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 कहना चाहती है तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे लोग तो तुझे भड़का रहे हैं। अच्छा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, उसी की आवाज हकलाने लगती है। शर्म नहीं है आप लोगों को? मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर पुश्तैनी जमीन बेचकर आ गए। जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था तब याद नहीं आया था कि इसी मरी हुई बहन के अब हाथ भरना है? वंशिका ने कहा तो काफी देर तक किसी से कुछ कहते नहीं बना, लेकिन तब विधि ने बेशर्मी से कहा, अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे तो लो मैं तुम्हें कहती हूँ। तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने को लग रही है। तुम्हें हिस्सा देकर करे क्या? ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो भात के खर्चे अलग। बस भाभी, बहुत बोली आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही तो करती रही हूँ, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की, तो वो भरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने नकली दस्तावेज बनवा कर रही सही कसर भी पूरी कर ली। अरे इज्जत से कह देते मुझे कि आपको जमीन बेचनी है, मैं आकर साइन कर जाती। लेकिन नहीं, मन में तो मैल भरा हुआ है आप लोगों के। आज तक कुछ न बोलने वाली वंशिका का इस तरह से रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि वो अब चुप रहने वाली नहीं। तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वंशिका, तूने पुलिस बुला ली? बहन, हम तेरे भाई है, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच। लोग क्या सोचेंगे? अनुज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर प्रॉपर्टी बेचने से पहले सोचना चाहिए था। आखिर दोनों भाई भाभी वंशिका के पैरों में गिर पड़े। इतना तो वो लोग भी जानते थे कि अगर वंशिका ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा तो बराबर मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही इतने बड़े फ्रॉड के लिए उनको जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए वंशिका से माफी मांगने लगे। आखिर उन लोगों को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वंशिका ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिनों बाद काफी मनमुटाव के बाद वंशिका को उसका हिस्सा दे दिया गया, लेकिन अब बोल चाल व्यवहार पूरी तरह से खत्म हो चुका था।